ओके, तो अब हम देखते हैं डाइजेशन। ठीक है, अभी तक हमने पूरा स्ट्रक्चर जान लिया है एलिमेंट्री कैनाल का, हमने समझ लिया है कि इसमें कौन कौन से पार्ट होते हैं, कहाँ कहाँ पर होते हैं। अब हम देखते हैं कि जो फूड हम खाते हैं वो किस तरीके से हमारी बॉडी में डाइजेस्ट होता है। और वो फूड जो है उसको हम 4 पार्ट में डिवाइड करते हैं मेजरली। एक है कार्बोहाइड्रेट, दूसरा है प्रोटीन, तीसरा है फैट और चौथा है न्यूक्लिक एसिड। ठीक है, तो सबसे पहले हम कार्बोहाइड्रेट और प्रोटीन का देखते हैं किस तरीके से डाइजेशन होता है। सबसे पहले कार्बोहाइड्रेट्स, कार्बोहाइड्रेट्स को आप यहाँ पर पॉलीसैकेराइड्स भी कह सकते हो। पॉलीसैकेराइड्स, मैंने आपको बताया था कि एक्चुअली में डाइजेशन इज नथिंग बट ब्रेकिंग डाउन ऑफ कॉम्प्लेक्स फूड इनटू सिंपल फूड। ठीक है, तो पॉलीसैकेराइड क्या है? कॉम्प्लेक्स फूड है, कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट है, इसको सिंपलर फॉर्म में तोड़ना है, इसीलिए इसका डाइजेशन हो रहा है। ठीक है, तो पॉलीसैकेराइड है ये। सबसे पहले तो बात करते हैं माउथ की। तो कार्बोहाइड्रेट का जो डाइजेशन है वो माउथ में स्टार्ट हो जाता है। ठीक है, तो माउथ में क्या हुआ, हमने जो फूड खाया, स्टार्च, स्टार्च क्या है? स्टोर्ड फॉर्म ऑफ कार्बोहाइड्रेट है इन प्लांट्स। तो यहाँ पर ग्लाइकोजन भी हो सकता है, स्टार्च भी हो सकता है, इट डजंट मैटर मच बिकॉज वो डिपेंड करता है कि आप कौन सी डाइट खा रहे हैं। ठीक है, तो स्टार्च पर किसने एक्शन किया? सलाइवरी एमाइलेज एंजाइम ने। सलाइवरी एमाइलेज एंजाइम या टाइलिन, मैंने बताया था आपको उसका नाम, या अल्फा एमाइलेज, ये एंजाइम इस पर एक्शन करता है और इसको डाइसैकेराइड्स में तोड़ देता है। इट ब्रेक्स डाउन इनटू डाइसैकेराइड्स। तो माल्टोज, आइसोमाल्टोज, अल्फा डेक्सट्रिन्स, ये सब क्या है? ये डाइसैकेराइड्स हैं। ऐसा नहीं है कि सिर्फ यही डाइसैकेराइड्स होते हैं, इसके अलावा सुक्रोज, लैक्टोज वो भी होते हैं, बट इट डिपेंड्स ऑन व्हाट यू आर ईटिंग उस पर। तो हम अभी सिंपल फॉर्म लेकर चलते हैं। स्टार्च जो है वो माल्टोज, आइसोमाल्टोज और अल्फा डेक्सट्रिन्स में टूटा है। आप यहाँ पर ऐड कर सकते हैं सुक्रोज और लैक्टोज भी, अगर वो, जैसे लैक्टोज क्या है? मिल्क शुगर है, तो अगर आप मिल्क को पिएंगे तो उसमें यहाँ पर जब एंजाइम एक्शन करेगा लैक्टोज पर, ठीक है, सॉरी, जब मिल्क शुगर पर एक्शन होगा तो वो क्या होगा? फिर वो लैक्टोज जो होता है वो अल्टीमेटली इसमें स्मॉल इंटेस्टाइन जाके डाइजेस्ट हो जाएगा। ठीक है, तो खैर उसको भी बात नहीं करते हैं उसकी, हम बात करते हैं स्टार्च को हमने लिया है माल्टोज, आइसोमाल्टोज और अल्फा डेक्सट्रिन्स हम कहते हैं इसको। ठीक है, नेक्स्ट स्टमक। स्टमक में डाइजेशन कार्बोहाइड्रेट का नहीं होगा। मैंने बताया था आपको क्यों नहीं होगा, क्योंकि गैस्ट्रिक एमाइलेज जो एंजाइम होता है, ठीक है, वो इनएक्टिव रहता है ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ HCl, इसलिए वो इनएक्टिव रहेगा। तो स्टमक में कार्बोहाइड्रेट का डाइजेशन नहीं होगा। ठीक है, नेक्स्ट स्मॉल इंटेस्टाइन। स्मॉल इंटेस्टाइन को हम 2 चीजों में डिवाइड करते हैं, इसके डाइजेशन को हम, पहला पैनक्रियाटिक जूस और नेक्स्ट इंटेस्टिनल जूस। तो पैनक्रियाटिक जूस एंड इंटेस्टिनल जूस, हम 2 पार्ट में इसको डिवाइड कर रहे हैं डाइजेशन को। तो सबसे पहले हम जानेंगे कि पैनक्रियाटिक जूस क्या एक्शन करता है कार्बोहाइड्रेट पर। तो पैनक्रियाटिक जूस में हमको पता है, हमने एंजाइम सारे लिखे थे। कार्बोहाइड्रेट वाला अगर हम एंजाइम देखते हैं तो उसमें हमें देखने को मिलता है क्या? पैनक्रियाटिक एमाइलेज। तो वो कार्बोहाइड्रेट जो माउथ में सलाइवरी एमाइलेज से बचकर आ गया था, जो डाइजेस्ट नहीं हो पाया था, वो कार्बोहाइड्रेट पैनक्रियाटिक जूस के द्वारा डाइजेस्ट किया जाता है पैनक्रियाटिक एमाइलेज एंजाइम की हेल्प से। ठीक है, तो पैनक्रियाटिक एमाइलेज ने क्या किया? स्टार्च पर, वो स्टार्च है जो बचकर आ गया था माउथ से, माल्टोज, आइसोमाल्टोज, अल्फा डेक्सट्रिन्स, सेम चीज है, बस फर्क ये है कि यहाँ पर सलाइवरी एमाइलेज और यहाँ पर पैनक्रियाटिक एमाइलेज है। ओके, सिंपल। नेक्स्ट इंटेस्टिनल जूस। अब इंटेस्टिनल जूस में हमने जो कार्बोहाइड्रेट के एंजाइम्स पढ़े थे वो कौन से थे? सुक्रेज था, लैक्टेज था, माल्टेज था, आइसोमाल्टेज था, अल्फा डेक्सट्रिनेज था। ठीक है, तो देखिए यहाँ पर एक्शन हो रहा है, माल्टोज पर एक्शन हुआ, माल्टेज ने किया, ग्लूकोज प्लस ग्लूकोज में कन्वर्ट कर दिया इसको। माल्टोज इज मेड अप ऑफ 2 ग्लूकोज यूनिट्स। ठीक है, आइसोमाल्टोज is made up of also made up of 2 glucose units। तो दोनों में कुछ डिफरेंस है, दोनों में थोड़ा स्ट्रक्चरल डिफरेंस होता है। ठीक है, आइसोमाल्टेज एंजाइम ने इसमें एक्शन किया, अल्फा डेक्सट्रिन्स, अल्फा डेक्सट्रिनेज, इसको ये ग्लूकोज में कन्वर्ट हो जाता है सीधे से। ठीक है, सुक्रोज अगर टूटा है, अगर बना है, डाइसैकेराइड बना है अगर माउथ में या फिर पैनक्रियाटिक एमाइलेज से, तो सुक्रोज जो होता है वो किस में कन्वर्ट होता है? ग्लूकोज एंड फ्रक्टोज में। ठीक है, सुक्रोज छूटता है किसमें? ग्लूकोज एंड फ्रक्टोज में। मतलब ग्लूकोज और एक फ्रक्टोज की यूनिट मिलकर एक सुक्रोज की यूनिट बनाती है। ठीक है,
ओके, सुक्रोज, इसमें कौन सा एंजाइम काम करता है? सुक्रेज। सुक्रोज को ग्लूकोज एंड फ्रक्टोज में कन्वर्ट करने की जो एंजाइम काम करता है उसका नाम क्या है? सुक्रेज। नेक्स्ट है लैक्टोज। लैक्टोज पे कौन एक्शन करता है? लैक्टेज, और ये कन्वर्ट करता है किसमें? ग्लूकोज एंड गैलेक्टेज, गैलेक्टोज में, ग्लूकोज एंड गैलेक्टोज, ठीक है। लैक्टोज किसमें कन्वर्ट होगा? ग्लूकोज एंड गैलेक्टोज। तो आपको जिसमें इंपॉर्टेंट याद रखना है वो माल्टोज याद रखना है, एक सुक्रोज याद रखना है और एक लैक्टोज को याद रखना है कि ये जब टूटते हैं तो किसमें कन्वर्ट होते हैं, किसमें टूटते हैं, क्योंकि इन तीन का सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है आपके लिए, ठीक है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि कार्बोहाइड्रेट जो हमने खाया था वो कंप्लीटली मोनोसैकेराइड्स में कन्वर्ट हो चुका है। अब ये ब्लड में जाकर डाइजेस्ट एब्जॉर्ब हो जाएगा और हमारे लिवर तक या फिर हमारी सेल्स बॉडी सेल्स तक पहुंच जाएगा, ठीक है। ओके, नेक्स्ट हम देखते हैं प्रोटीन का डाइजेशन। प्रोटीन का डाइजेशन सबसे पहले कि जो कॉम्प्लेक्स प्रोटीन होती है उसको क्या कहते हैं? पॉलीपेप्टाइड्स। तो पॉलीपेप्टाइड्स कह सकते हैं इसको। पॉलीपेप्टाइड्स, ठीक है। माउथ में पॉलीपेप्टाइड या प्रोटीन का डाइजेशन नहीं होता है, ओके। स्टमक में मैंने बताया था आपको कि दो इनएक्टिव एंजाइम होते हैं, पेप्सिनोजिन और प्रोरेनिन। पेप्सिनोजिन एंड प्रोरेनिन, ये दोनों एंजाइम एक्टिव फॉर्म में कन्वर्ट हो जाते हैं। पेप्सिनोजिन पेप्सिन में, प्रोरेनिन रेनिन में। कैसे कन्वर्ट हो जाते हैं? HCl की वजह से। तो जब पैराइटल सेल्स रिलीज करती हैं HCl को तो क्या होता है? तो पेप्सिनोजिन पेप्सिन में कन्वर्ट हो जाता है और प्रोरेनिन रेनिन में कन्वर्ट हो जाता है, क्योंकि HCl क्या करता है? HCl pH को कम कर देता है, 1.5 से लेकर 2 तक पहुंचा देता है, और इतनी pH की रिक्वायरमेंट होती है इनको एक्टिव होने के लिए। तो पेप्सिनोजिन और प्रोरेनिन इनएक्टिव फॉर्म है, पेप्सिन एंड रेनिन एक्टिव फॉर्म है, और ये दोनों रिएक्शन जो है ये क्या कहलाती है? ऑटो कैटालिटिक रिएक्शन। क्योंकि इनको किसी और कैटलिस्ट की जरूरत नहीं पड़ रही है रिएक्शन के लिए, बस पीएच का चेंज हो जाना ही इनके लिए काफी होता है, ठीक है। ओके, नेक्स्ट है स्टमक में, ये हो गया। अब ये पेप्सिन क्या करेगा? जो प्रोटीन खाई है, माउथ में डाइजेशन हुआ नहीं तो प्रोटीन कहाँ गई? स्टमक में आ गई। तो प्रोटीन पर पेप्सिन ने एक्शन किया और इसको कन्वर्ट कर दिया किसमें? पेप्टोन्स, प्रोटियोजेस और पेप्टाइड्स, इसमें से कन्वर्ट कर दिया, ठीक है। पेप्टाइड्स बहुत सिंपल एकदम प्रोटीन है, लेकिन फिर भी मैं ये नहीं कहूंगा कि ये लास्ट स्टेज है इसकी, ये आगे अमीनो एसिड में टूट सकती है, पर फिर भी बहुत सिंपल प्रोटीन है, ठीक है। लेकिन प्रोटीन पेप्टोन्स और प्रोटियोजेस थोड़ी इससे बड़ी प्रोटीन्स हैं, ओके। तो प्रोटीन किसमें कन्वर्ट होगा? पेप्टोन्स, प्रोटियोजेस, पेप्टाइड्स, ये तीनों जो डिफरेंट नेम है, ये तीनों प्रोटीन्स हैं, बट साइज डिफरेंस जो है वो साइज का है, कितने अमीनो एसिड मॉलिक्यूल्स में जुड़े हुए हैं, सिर्फ इस बात का डिफरेंस है, ठीक है। अच्छा, अब प्रोरेनिन क्या करेगा? इन्फेंट्स में, जो इन्फेंट दूध पीते हैं बच्चे, तो उसमें क्या होता है? उसमें मिल्क प्रोटीन प्रेजेंट होती है। मिल्क प्रोटीन को कहते हैं क्या? कैजीन, वी कॉल इट कैजीन। तो कैजीन क्या है? मिल्क प्रोटीन। मिल्क प्रोटीन, इस मिल्क प्रोटीन पर रेनिन एक्शन करता है, ठीक है। रेनिन एक्शन करता है तो क्या बनता है? पैराकैजीन बन जाता है, ओके। पैराकैजीन अब कैल्शियम के साथ कंबाइन करता है स्टमक में और कैल्शियम पैराकैजिनेट बनता है। ये जो स्टेप आपको दिखाई दे रहा है बीच वाला, ये स्टेप, दिस स्टेप इज नोन एज कर्लिंग ऑफ मिल्क। कर्लिंग ऑफ मिल्क कहते हैं इसको, ठीक है। तो पैराकैजीन कैल्शियम के साथ कंबाइन किया, क्या बना? कैल्शियम पैराकैजिनेट। कैल्शियम पैराकैजिनेट क्या है? कर्ड है, यही कर्ड होता है, ठीक है, ओके। कैल्शियम पैराकैजिनेट जो है इस पर कौन एक्शन करता है? पेप्सिन एंजाइम एक्शन करता है और इसको पेप्टोन्स में कन्वर्ट कर देता है, ठीक है। ये जो रिएक्शन आपको दिखाई दी है, जो हो रही है, ये सिर्फ इन्फेंट्स में होती है, ये एडल्ट्स में नहीं होती है। क्यों? क्योंकि रेनिन जो एंजाइम होता है, प्रोरेनिन या रेनिन आप कह लीजिए कुछ भी, ये जो एंजाइम होता है ये एडल्ट्स में इनएक्टिव हो जाता है, ठीक है। लेकिन इन्फेंट्स में ये एक्टिव होता है। मतलब मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि प्रोरेनिन एक्टिव फॉर्म में मिलता है, नहीं, कहने का मतलब ये आप ये समझ लीजिए कि इन्फेंट्स में प्रोरेनिन प्रेजेंट होता है और वो रेनिन में कन्वर्ट हो सकता है, आप ये समझिए। लेकिन एडल्ट्स में प्रोरेनिन कोई एक्शन नहीं दिखा पाएगा, कोई भी एक्शन नहीं दिखा पाएगा, इसलिए वहां पर एडल्ट्स में जो मिल्क प्रोटीन होती है, कैसीन होती है, वो रेनिन डाइजेस्ट करने में उसको हेल्प नहीं करता है,
ठीक है, उसके लिए दूसरे एंजाइम में बात करेंगे अभी बाद में, समझ में आया? तो ये इन इन्फेंट्स है, इसको याद रखिएगा, इस पॉइंट को, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, मैंने आपको जो बताया अभी ये। तो अल्टीमेटली ये पेप्टोन में कन्वर्ट हो गया, क्या, कैजीन, ठीक है, ओके। अब स्मॉल इंटेस्टाइन, स्मॉल इंटेस्टाइन में फिर से हम दो चीज दिखेंगे, पैनक्रियाटिक जूस और इंटेस्टिनल जूस। तो पैनक्रियाटिक जूस में हमने जो एंजाइम देखे थे प्रोटीन के, वो कौन से थे? ट्रिप्सिनोजन, काइमोट्रिप्सिन और प्रोकार्बोक्सीपेप्टाइडेज, ठीक है, ट्रिप्सिनोजन, काइमोट्रिप्सिनोजन और प्रोकार्बोक्सीपेप्टाइडेज। तो देखिए यहाँ पर क्या हो रहा है, सबसे पहले ट्रिप्सिनोजन की बात करते हैं। ट्रिप्सिनोजन कन्वर्ट हो गया ट्रिप्सिन में, कैसे हो गया? एंटेरोकाइनेज एंजाइम की हेल्प से। मैंने बताया था आपको, स्मॉल इंटेस्टाइन में एक एक्टिवेटर एंजाइम होता है, उसका नाम होता है एंटेरोकाइनेज। एंटेरोकाइनेज का काम क्या होता है? वो ट्रिप्सिनोजन को ट्रिप्सिन में कन्वर्ट कर देता है, सिर्फ इसका इतना काम है एंटेरोकाइनेज का, ठीक है। तो ये डायरेक्टली इन्वॉल्व नहीं है किसी डाइजेशन में, इसलिए अगर आपसे क्वेश्चन आता है कि विच एंजाइम इज नॉट इन्वॉल्व डायरेक्टली इन द डाइजेशन ऑफ एलिमेंट्री कैनाल, दैट इज एंटेरोकाइनेज, ठीक है। ट्रिप्सिन कन्वर्ट हो गया ट्रिप्सिन में। अब काइमोट्रिप्सिनोजन जो है वो कन्वर्ट हो जाता है काइमोट्रिप्सिन में। इसको कौन करता है? इसको जो एक्टिव ट्रिप्सिन हो गया है, ये ट्रिप्सिन इसको कन्वर्ट करता है, ठीक है। काइमोट्रिप्सिनोजन हो गया, अगर बन गया यहाँ पर। अब प्रोकार्बोक्सीपेप्टाइडेज जो एंजाइम है, इसको भी ट्रिप्सिन ही कन्वर्ट करता है कार्बोक्सीपेप्टाइडेज में। तो ये तीनों एक्टिव फॉर्म है, ट्रिप्सिन, काइमोट्रिप्सिन और कार्बोक्सीपेप्टाइडेज, ठीक है, ओके। तो ये तीन एक्टिव हो गए। क्या करेंगे? कुछ एक्शन करेंगे प्रोटीन पर। क्या एक्शन करते हैं? तो ये पेप्टोन जो बनी थी, इस पेप्टोन पर एक्शन करता है कौन? अच्छा, पहले बात कर लेते हैं प्रोटीन्स की। तो कुछ प्रोटीन ऐसी होती है जो कि स्टमक में जिनका डाइजेशन नहीं हुआ होता है, यहाँ पर हुआ था लेकिन कुछ नहीं हो पाता, तो वो सीधे सीधे कहाँ जाती है? स्मॉल इंटेस्टाइन में जाती है। तो उस प्रोटीन पर जो डाइजेस्ट नहीं हो पाई थी स्टमक में, उस पर एक्शन करता है कौन? ट्रिप्सिन। और ट्रिप्सिन को कन्वर्ट कर देता है किसमें? डाइपेप्टाइड्स में, ठीक है। फिर बचता है क्या? प्रोपेप्टोन्स। पेप्टोन्स पे काइमोट्रिप्सिन काम करता है, काइमोट्रिप्सिन, और इसको डाइपेप्टाइड्स में कन्वर्ट कर देता है। प्रोटियोजेंस, इस पर भी कौन एक्शन करता है? कार्बोक्सीपेप्टाइडेज। और कार्बोक्सीपेप्टाइड क्या कन्वर्ट, किसमें कन्वर्ट हो जाता है? डाइपेप्टाइड्स में। डाइपेप्टाइड का मतलब समझ लीजिए आप क्या, एक तरीके से जैसे कि बहुत सिंपल फॉर्म है, तो दो अमीनो एसिड जुड़े हुए डाइपेप्टाइड्स हैं वो एक तरीके से, ठीक है। दो पेप्टाइड बॉन्ड इसमें आपको दिखाई देंगे एक तरीके से डाइपेप्टाइड से, ठीक है। नेक्स्ट है इंटेस्टिनल जूस। इंटेस्टिनल जूस क्या करता है? इसमें मैंने आपको बताया था दो प्रोटीन डाइजेस्टिव एंजाइम्स हैं, एक है अमीनो पेप्टाइडेज और एक है डाइपेप्टाइडेज। पेप्टाइड जो होते हैं, मतलब ये पेप्टाइड में बताया था वो सिंपल प्रोटीन है बहुत, ये सीधे सीधे कन्वर्ट हो जाते हैं अमीनो एसिड्स में। कौन काम करता है इस पर? अमीनो पेप्टाइडेज। डाइपेप्टाइड जो यहाँ बने थे, इन पर कौन काम करता है? डाइपेप्टाइडेज, और ये कन्वर्ट हो जाते हैं किसमें? अमीनो एसिड्स में। तो अल्टीमेटली जो प्रोटीन था वो किसमें कन्वर्ट हो गया? अमीनो एसिड्स में। और यही चाहते थे हम, यही है डाइजेशन की प्रोसेस प्रोटीन्स की। तो इस तरीके से ये पूरा क्या हो गया? प्रोटीन का डाइजेशन कंप्लीट हो गया। इसके बाद ये अमीनो एसिड्स बॉडी में, ब्लड में एब्जॉर्ब हो जाएंगे, ठीक है। दिस इज डाइजेशन ऑफ कार्बोहाइड्रेट, दैट इज ऑफ प्रोटीन। ओके, अब हम बात करते हैं डाइजेशन ऑफ फैट लिपिड्स की या फिर न्यूक्लिक एसिड की, ठीक है। तो इन दोनों को हम और रह गया इसको देखना, तो देखते हैं इसको जरा हम। सबसे पहले फैट या लिपिड की बात करते हैं। तो फैट और लिपिड, और फैट या लिपिड या फिर न्यूक्लिक एसिड, इन दोनों का ही डाइजेशन माउथ में और स्टमक में नहीं होता, ठीक है। तो पहले बात करते हैं फैट की। तो माउथ में डाइजेशन नहीं होगा, स्टमक में हालांकि बहुत सी बुक्स कहती है डाइजेशन नहीं होता है, पर अगर आप एग्जैक्टली देखेंगे इसको तो इसका डाइजेशन, फैट का डाइजेशन स्टमक से ही स्टार्ट हो जाता है। कैसे? मैंने बताया था आपको कि स्टमक में गैस्ट्रिक लाइपेज एंजाइम प्रेजेंट होता है, ठीक है, जैसे कि पेप्टिक सेल्स रिलीज करती है। तो गैस्ट्रिक लाइपेज एंजाइम जो होता है वो कन्वर्ट करता है किसको? फैट को फैटी एसिड और ग्लिसरॉल में। लेकिन ये बहुत कम अमाउंट में रिलीज होता है, इसलिए जो कन्वर्जन होता है फैट का फैटी एसिड और ग्लिसरॉल में, वो भी बहुत कम अमाउंट में ही होता है, ठीक है। लेकिन अगर आपसे क्वेश्चन आता है कि कहाँ पर इनिशिएट हो जाता है इसका फैट का डाइजेशन, तो आप स्टमक ही लिखेंगे, ठीक है। नेक्स्ट, बाइल जूस। बाइल जूस क्या एक्शन करता है इस पर? बाइल जूस, स्मॉल इंटेस्टाइन में बाइल जूस सबसे पहले एक्शन करेगा। मैंने बताया था आपको एमल्सिफिकेशन हो जाता है। एमल्सिफिकेशन का मतलब क्या है कि जो फैट ग्लोब्यूल्स हैं, जो बड़े बड़े ग्लोब्यूल्स हैं फैट के, वो ड्रॉपलेट्स में कन्वर्ट हो जाएंगे। मतलब बड़े बड़े जो ग्लोब्यूल्स हैं फैट के, वो एमल्सिफिकेशन प्रोसेस से फैट ड्रॉपलेट में कन्वर्ट हो जाएंगे।
ठीक है, इस तरीके से। तो ये इसमें कन्वर्ट हो गया। अब इसको और तोड़ना ज़्यादा आसान है, इसीलिए इसको पहले कन्वर्ट किया जाता है स्मॉल स्मॉल पार्टिकल्स में, ठीक है। दिस इज इमल्सिफिकेशन प्रोसेस। और जो फैट अब हो गया वो क्या कराएगा, इमल्सिफाइड फैट, ठीक है, इमल्सिफाइड फैट। पैनक्रियाटिक जूस पे क्या एक्शन करता है, पैनक्रियाटिक जूस के पास पैनक्रियाटिक लाइपेज एंजाइम प्रेजेंट है, तो वो इस इमल्सिफाइड फैट पर, इमल्सिफाइड फैट क्या है, ट्राइग्लिसराइड है एक्चुअली, नेचर में क्या है, ट्राइग्लिसराइड, ठीक है। तो पैनक्रियाटिक लाइपेज पे एक्शन करता है और उसको कन्वर्ट करता है किसमें, डाइग्लिसराइड प्लस फैटी एसिड। तो इस ट्राइग्लिसराइड में 3 फैटी एसिड जुड़े होते हैं, ठीक है। तो एक फैटी एसिड निकल गया यहाँ पर और ये किसमें कन्वर्ट हो गया, डाइग्लिसराइड में, ठीक है। अब डाइग्लिसराइड पे एक्शन फिर से करेगा पैनक्रियाटिक एमाइलेज, फिर से एक फैटी एसिड निकल जाएगा और जो बचा होगा वो क्या होगा, किसमें कन्वर्ट हो जाएगा, मोनोग्लिसराइड में, ठीक है। फिर मोनोग्लिसराइड पे फिर से एक्शन करेगा पैनक्रियाटिक लाइपेज, सेम यही एंजाइम आएगा, फिर से एक्शन करेगा और क्या बन जाएगा, ग्लिसरॉल, और फिर से फैटी एसिड अलग हो गया। तो लास्ट में क्या बचा, ग्लिसरॉल एंड फैटी एसिड। तो फैट जो टूटता है, ट्राइग्लिसराइड टूटता है फाइनली, वो किसमें टूटता है, ग्लिसरॉल एंड फैटी एसिड, ठीक है। तो ये कन्वर्जन इसका हो गया और यहाँ पर फैट का डाइजेशन कंप्लीट हो जाता है, ठीक है। अब बात करते हैं न्यूक्लिक एसिड की। न्यूक्लिक एसिड का डाइजेशन माउथ में नहीं होगा, स्टमक में भी नहीं होगा। स्मॉल इंटेस्टाइन में पैनक्रियाटिक जूस में बताया था आपको डीएनएज और आरएनएज, ये 2 एंजाइम प्रेजेंट होते हैं। तो देखिए अगर हम बात करते हैं, देखिए आरएनए डीएनए क्या है, जैसे ये है फॉस्फेट ग्रुप प्लस शुगर प्लस नाइट्रोजीनस बेस, यहाँ पे लिखिए स्पेलिंग नाइट्रोजीनस बेस। इन 3 चीज से मिलकर एक न्यूक्लियोटाइड बनता है। क्या बनता है, 1 न्यूक्लियोटाइड। फिर ऐसे दूसरा न्यूक्लियोटाइड आता है, फिर ऐसे तीसरा आता है। तो ये चेन बन जाती है पूरी आरएनए की और डीएनए की, ठीक है। तो क्या फर्क है आरएनए और डीएनए में, डीएनए और आरएनए में थोड़ा सा फर्क है, शुगर जो मॉलिक्यूल है उसके स्ट्रक्चर में, ठीक है। और जो नाइट्रोजनस बेस होते हैं उसमें भी थोड़ा सा डिफरेंस है, तो हम उसमें ज़्यादा नहीं जाते हैं। बस आप इतना समझ लीजिए कि आरएनए और डीएनए थोड़ा सा स्ट्रक्चरली अलग होते हैं, लेकिन जो बेसिक स्ट्रक्चर है इनका वो सेम है। और वो क्या है कि इट्स अ चेन ऑफ न्यूक्लियोटाइड्स। अगर वो डीएनए है तो उसकी चेन को क्या बोलते हैं, चेन ऑफ डीऑक्सीराइबोन्यूक्लियोटाइड्स। और अगर आरएनए है तो उसकी चेन को क्या बोलते हैं, चेन ऑफ राइबोन्यूक्लियोटाइड्स। तो अगर मैं इसको आरएनए की बोलूंगा तो उसको क्या कहूंगा, एक को आई कॉल इट राइबोन्यूक्लियोटाइड। और अगर डीएनए है तो उसको एक को क्या बोलूंगा, पूरे को डीऑक्सीराइबोन्यूक्लियोटाइड। डीएनए की फॉर्म क्या होती है, डीऑक्सीराइबोन्यूक्लिक एसिड। तो अगर ये डीएनए है तो उसकी जो एक यूनिट होगी वो क्या कहलाएगी, डीऑक्सीराइबोन्यूक्लियोटाइड। और अगर ये आरएनए है तो उसकी एक यूनिट क्या कहलाएगी, राइबोन्यूक्लियोटाइड, ठीक है। तो पैनक्रियाटिक जूस ने क्या किया, डीएनए पर डीएनए एंजाइम ने एक्शन किया और डीएनए की यूनिट क्या कहलाती है, एक सिंगल यूनिट डीऑक्सीराइबोन्यूक्लियोटाइड। तो डीएनए को से तोड़ दिया बहुत सारे डीऑक्सीराइबोन्यूक्लियोटाइड्स में, क्योंकि बहुत सारे डीऑक्सीराइबोन्यूक्लियोटाइड मिलकर क्या बनाते हैं, डीएनए बनाते हैं। तो इसने सबको अलग अलग कर दिया, सारे यूनिट अलग अलग कर दिए, ठीक है। और आरएनए का भी साथ कैसे किया, आरएनए पर आरएनए एंजाइम ने एक्शन किया और कन्वर्ट कर दिया राइबोन्यूक्लियोटाइड्स में, ठीक है। तो डीएनए कन्वर्ट हो गया डीऑक्सीराइबोन्यूक्लियोटाइड्स में और आरएनए कन्वर्ट हो गया किसमें, राइबोन्यूक्लियोटाइड्स में, ओके। मतलब से हमने इसके मोनोमर्स को अलग अलग कर दिया। लेकिन अभी खत्म नहीं हुई ये बात, क्यों, क्योंकि अभी ये जो एक न्यूक्लियोटाइड है ये भी 3 चीज से मिलकर बना हुआ है, इसको भी अलग अलग करना है। डाइजेशन का मतलब यही है कि सब कुछ बिल्कुल अलग अलग कर देना, एकदम सिंपलेस्ट फॉर्म में लेकर आना चीजों को, ठीक है। तो क्या हुआ, इंटेस्टाइनल जूस ने क्या किया, इसके पास मैंने 2 एंजाइम बताए थे आपको, न्यूक्लियोटाइडेज और न्यूक्लियोसाइडेज, ठीक है। तो देखो न्यूक्लियोटाइड है, हम इन दोनों को हम कॉमनली न्यूक्लियोटाइड कह सकते हैं। अगर डीएनए का है तो डीऑक्सीराइबोन्यूक्लियोटाइड और आरएनए का है तो राइबोन्यूक्लियोटाइड, लेकिन कॉमनली हम क्या कह सकते हैं इन दोनों को, न्यूक्लियोटाइड्स। तो न्यूक्लियोटाइड सही है, न्यूक्लियोटाइड को किसने एक्शन किया, न्यूक्लियोटाइडेज ने। और किसमें तोड़ दिया इसको, इसमें से इसने फॉस्फेट ग्रुप को अलग कर दिया, फॉस्फेट ग्रुप को सबके को अलग कर दिया इसने। और जो बचा पार्ट वो क्या कहलाता है, न्यूक्लियोसाइड। तो न्यूक्लियोटाइड भी 2 पार्ट से मिलकर बना होता है, एक होता है न्यूक्लियोसाइड, दिस इज न्यूक्लियोसाइड and this is phosphate group, okay. One nucleotide is made up of 2 things, nucleoside and phosphate group. और न्यूक्लियोसाइड किससे मिलकर बना होता है, शुगर एंड नाइट्रोजीनस बेस, ठीक है। तो यहाँ पर न्यूक्लियोसाइड ग्रुप अलग हो गया और फॉस्फेट ग्रुप अलग हो गया, बचा क्या, न्यूक्लियोसाइड। अब इसको तोड़ना है, तो यहाँ पर किसने एक्शन किया, न्यूक्लियोसाइडेज ने। न्यूक्लियोसाइड पे एक्शन किया न्यूक्लियोसाइडेज ने और किसमें कन्वर्ट कर दिया, नाइट्रोजीनस बेस में और शुगर में, दोनों अलग अलग कर दिए,
ठीक है, दोनों अलग अलग कर दिए। तो इस तरीके से न्यूक्लिक एसिड भी कंप्लीटली ब्रेक डाउन हो गया, टूट गया। ओके।